May I come in, sir? यस यस प्लीज कम। Good evening, sir. गुड इवनिंग, आइए बैठिए। आप राजेश हैं? Yes, sir. आप मास्क उतारना चाहेंगे बातचीत करने के लिए? Yes, sir. हम लोग वैसे बहुत दूर बैठे हैं और हम सब वैक्सीनेटेड हैं। Thank you, sir. आपको कोई सिम्टम तो नहीं है कोविड का? No, sir. वैसे भी कोविड अब तो काफ़ी कम है। Yes. और आप ये बताएं कि आपने वैक्सीन लगवा ली है? Yes, sir. कौन सा वैक्सीन लगवाया? सर मैंने कोविशील्ड लगवाया था सर। कितनी डोज लगवा चुके हैं? सर 2 डोज लगवा चुका हूँ मैं सर। तीसरी क्यों नहीं लगवाई अभी आपने? मैं तीसरी लगवाने की सोच रहा हूँ सर अभी। कितने महीने हो गए सेकंड डोज लगवाए हुए? सर ये जुलाई 2021 में लगवाई थी मैंने। तो आप एलिजिबल हो चुके हैं थर्ड डोज के लिए? यस सर। जुलाई में किस तारीख को लगवाई थी आपने? सर ये 21 जुलाई के आसपास थी। तो आप कल ही एलिजिबल हुए हैं क्योंकि 9 मंथ्स का गैप चाहिए। यस। तो राजेश अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, जैसा कि हम जानते हैं मेरा नाम राजेश कुमार मीना है और मैं राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले से हूँ। ठीक। हाँ सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के राजकीय विद्यालय से हुई है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन ISM धनबाद से पेट्रोल इंजीनियरिंग विषय में किया है सर। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। यस सर। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आए हैं, वेरी गुड। और बताइए। सर मैंने अपनी सेवा कुछ समय के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा में SDM के पद पे दिए सर। ठीक है। और सर मेरा चयन IPS में हुआ है और सर वर्तमान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर हूँ सर। और सर मेरी हॉबीज बैडमिंटन खेलना है सर। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी लिटरेचर है सर। और ये अटेम्प्ट कौन सा है आपका? सर ये मेरा 7th अटेम्प्ट है। यस सर। और आप IPS बन चुके हैं? यस सर। कार्डर अनाउंस तो नहीं हुआ होगा पर अंदर ही अंदर आपने पता लगा ही लिया होगा कौन सा कार्डर मिल रहा है आपको? हाँ सर, जैसे कि जो अनुमान लगाया है उसमें UP कैडर मिलने की संभावना है सर। उत्तर प्रदेश। यस। तो इतना अच्छा कार्डर आपको मिल रहा है IPS में, फिर आप क्यों फिर से कोशिश कर रहे हैं? सर UP एक अच्छा कार्डर है सर। और बेसिकली सर जो मैं प्रशासन में भी रहा हूँ सर, तो मेरी सर कोशिश ये है कि अभी मेरे पास अटेम्प्ट भी है और मेरे पास टाइम भी है। तो यही कोशिश है कि इस बार मैं जो प्रशासनिक सेवा है सर इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे सर। जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो IAS को मैंने काम करते हुए भी देखा है प्रशासन को। तो मुझे लगता है कि अभी अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं इस सेवा में रह के और बेटर कार्य कर सकता हूँ। IAS भी ऑल इंडिया सर्विस है, IPS भी ऑल इंडिया सर्विस है, तो ऐसा क्या अंतर है दोनों में? सर IAS और IPS में दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज है और दोनों काम करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है सर। लेकिन IAS में जो डाइवर्सिटी है सर वो थोड़ी अपेक्षाकृत ज़्यादा है सर। और दूसरा सर IPS की तुलना में IAS में जो विकासात्मक कार्य है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है सर इसमें। IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जबकि उनमें रहना होता है एक ही राज्य में। यस सर। जबकि IFS IRS ये सब सर्विसेज सेंट्रल है जबकि उसमें रहना होता है अलग अलग राज्यों में। यस सर। तो ऐसा नाम क्यों रखा हुआ है उसका ऑल इंडिया सर्विस? सर इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जिसमें नियुक्ति होती है और ट्रेनिंग होती है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। और जो सेवाएं हैं वो स्टेट और केंद्र सरकार है दोनों के अधीन रहती है। लेकिन जो अंतिम नियंत्रण होता है इसमें केंद्र सरकार का होता है सर। और सेंट्रल सर्विस में क्या होता है? सर सेंट्रल सर्विसेज में वो केवल केंद्र सरकार के अधीन होती है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भूमिका नहीं होती है सर। आजकल एक बात चल रही है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस को एक ऑल इंडिया सर्विस के रूप में एस्टेब्लिश किया जाए। मुझे 2 बातें बताइए। पहला, आज़ादी के समय कितनी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज थी? यस सर। कितनी रह गई? और फिर हमने एक थर्ड सर्विस कब बनाई ऑल इंडिया सर्विस? और क्या हमने इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के लिए संविधान में कोई प्रावधान किया हुआ है? किया तो कब किया? और अब यदि इंडियन जुडिशियल सर्विस बनानी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत करना होगा? सर इसमें जो अब प्रश्नों का क्रम भूल गए। पहला प्रश्न ये कि आज़ादी के समय कितनी सर्विसेज थी जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी? हाँ सर, माफ़ी चाहूँगा सर, इसकी मुझे अभी जानकारी सर को मैंने पता नहीं। कोई बात नहीं। फिर ये बताइए जब संविधान लागू हुआ उस समय ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी थी? सर उस समय आई थिंक 2 सर्विसेज थी सर। ठीक है, तो तीसरी ऑल इंडिया सर्विस कौन सी और कब बनी थी? सर तीसरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सर। कब बनी थी? सर माफ़ी चाहूँगा सर, इसका ईयर मुझे याद। कोई बात नहीं। चौथा, ऑल इंडिया सर्विस बनाने का प्रावधान क्या है? कौन सा आर्टिकल है? प्रोसेस क्या है? सर इसमें जो भारतीय संविधान के जो भाग 14 है सर उसमें आर्टिकल 312 है जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। तो इसमें सर जो राज्यसभा है वो एक प्रस्ताव पारित करती है ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन के लिए। तो उसके बाद सर जो संसद है
वो प्रस्ताव होता है, संकल्प होता है या विधेयक होता है? वो संकल्प होता है सर। प्रस्ताव और संकल्प में क्या अंतर है? सर माफ़ी चाहूँगा सर। क्या हर प्रस्ताव संकल्प होता है या हर संकल्प एक प्रस्ताव होता है? सर माफ़ी चाहूँगा सर। कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस के लिए अभी तक क्या प्रावधान हो चुके हैं संविधान में? माफ़ी चाहूँगा सर। कोई बात नहीं, तनाव मत लीजिए, ये तो आपका एरिया भी नहीं है। मैं तो इसलिए पूछा कि आप ऑल इंडिया सर्विस में पहले से हैं, तो हो सकता है आपने इन चीज़ों में रुचि ली हो। क्या इंडियन जुडिशियल सर्विस बनानी चाहिए? इसके पक्ष में क्या 2-3 बातें हो सकती हैं और विपक्ष में क्या 2-3 बातें हो सकती हैं? सर वर्तमान की जो परिस्थिति है, जुडिशरी की परिस्थिति को देखते हुए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनानी चाहिए सर। इसमें जो कार्मिक है, जो एफिशिएंट है और जो सक्षम है, वो कार्मिकों को हम उपलब्ध होंगे जुडिशरी के लिए। दूसरा सर, इसमें जो मेरिट के आधार पे पर्याप्त जुडिशरी में जो केसेस पेंडिंग है, उनके लिए हम कार्य कर सकते हैं। दूसरा सर, जो जुडिशरी में ऑल इंडिया लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी, वो भी इसके माध्यम से ला सकते हैं सर। अब बताइए इसके नुकसान क्या होंगे? सर नुकसान ये है जैसा कि इसके जो राज्यों के द्वारा इसमें विरोध किया जाता है, जो संघात्मक ढांचा है उसके विरुद्ध बताते हुए इसमें। और दूसरा सर, जो भाषा है, राज्यों की क्षेत्रीय भाषा होती है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होंगे तो उनकी भाषा जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसमें जो लोअर जुडिशरी होती है उसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को समझते हैं, तो ये थोड़ा नुकसान हो सकता है सर। ठीक। राजेश जी, यस। हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं, मुझे बताइए कि साहित्य से क्या समझते हैं? सर साहित्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो साहित्य, जो समाज के हित से जुड़ा हुआ होता है, वो साहित्य होता है सर। और इसमें सर दूसरा ये कि ये रमणीय भी होता है, और सर इसमें जो एक इसकी परिभाषा है, इसमें जो शब्द और अर्थ में लगातार प्रतिस्पर्धा चलती है सर। शब्द और अर्थ में प्रतिस्पर्धा चलती है, तो इस प्रतिस्पर्धा में कौन विजयी होता है? सर इसमें दोनों के बीच विजय नहीं होता सर, ये जो विशेष परिस्थिति में जो अर्थ समझा जाता है उस पर ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है सर। हिंदी साहित्य में कविता क्या है? अगर कविता को आपको परिभाषित करना हो, यस सर, कैसे परिभाषित करेंगे? सर इसमें कविता, मैं सुमित्रानंदन पंत की एक कोटेशन है उसको दोहराना चाहूँगा सर। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनचन। तो सर जो इसमें जब भावनाएं होती है किसी कवि की, तो वो जो व्यक्त करता है जिसमें लय के साथ, तो वो कविता कही। आप कहना चाहते हैं कि वियोग से ही कविता उत्पन्न होती है? सर प्रसन्नता की भाव में कोई कविता उत्पन्न नहीं हो सकती? सर ये एक वियोग एक केवल एक जो भावना है उसका प्रकार है, बाकी सभी तरह की भावना के लिए कविता हो सकती है सर। अच्छा ठीक है। नई कविता क्या है? सर नई कविता हिंदी साहित्य में एक आंदोलन था 1960 के दौर में, तो इसमें जो उस समय की जो स्थितियाँ थी कि शहरीकरण, मध्यम वर्ग और जो उसके आज़ादी से मोहभंग और जो लघु मानववाद जैसी परिस्थितियों को नई कविता में निरूपित किया गया। कुछ रचनाकारों के नाम बताइए। सर इसमें नई कविता में सर अज्ञेय है सर, और गजानन मानव मुक्ति बोध है सर। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जी सर, इन दोनों में क्या अंतर है? सर प्रगतिवाद विचारधारा में विश्वास करता है जो मार्क्सवाद पे आधारित है, जबकि प्रयोगवाद उनका लक्ष्य विचारधारा से हटके प्रयोग करना है सर। और सर इसमें जो अगर शिल्प के स्तर पे देखें तो इस जो प्रगतिवाद है वो शिल्प का विरोध करता है, उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो जो वंचित वर्ग है उनको जागरूक करे, शोषण के प्रति जागरूक करते हैं, जो क्रांति के लिए प्रेरित करना होता है। जबकि प्रयोगवाद में कि वो केवल प्रयोग करना ही अपना उद्देश्य समझते हैं। शिल्प में नए नए शब्द, नए नए जो है उनको प्रतीकों पे बल दिया जाता है सर। इसमें तार सप्तक के बारे में कुछ जानते हैं? तार सप्तक क्या है? यस सर, अज्ञेय द्वारा एक पत्र का संपादन किया गया था, तो उसमें जो 7 कवि थे उसके आधार पर इसे तार सप्तक कहा जाता है सर। तार सप्तक कितने हुए तार सप्तक? सर जो हिंदी साहित्य में जो अज्ञेय द्वारा संपादित 4 तार सप्तक हुए सर। आधुनिक काल की जो हिंदी साहित्य है, यस सर, उसमें से कौन से आपके प्रिय रचनाकार हैं? सर इसमें मुझे जो मेरे फेवरेट जो है लेखक वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है सर। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्यों आपको प्रिय हैं वो? सर एक तो उन्होंने जिस तरीके से हिंदी साहित्य में जो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो प्रतिपादन किया था उन परिस्थितियों में रहते हुए, और दूसरा सर जो उस परिस्थिति में उन्होंने एक नए नए जो प्रयोग किए थे
एक तो सर कि उन्होंने जो नाटक विदा है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने जो अपने नाटक लिखे उसमें बहुत सारे काव्य या पद्य का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार की नाटक शैली को का क्या वर्गीकरण है, उसको किस प्रकार का नाटक कहते हैं? सर इसको लास्य रूपक नाटक कहते हैं सर। ठीक है। राजेश जी, आप बैडमिंटन खेलते हैं। यस अगर पिछले कुछ दशकों को देखा जाए तो भारत बैडमिंटन में बहुत अच्छा कर रहा है। यस। इसके पीछे आप क्या बेसिक रीज़न समझते हैं? सर इसके पीछे जो सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं उनके जो लगातार मेहनत की हुई है और उनके जो कोच है उन्होंने उनको लगातार सपोर्ट किया, इसको हम प्राथमिकता में रखेंगे। और सर दूसरा जो भारत सरकार के द्वारा भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो, ये जो सहयोग प्रदान किया जा रहा है ये भी एक भूमिका है। और सर तीसरा जो कुछ खिलाड़ी निकले हैं उनको जो रोल मॉडल की तरह उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने भी बहुत सारे प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया और अच्छा का प्रदर्शन करने के लिए। भारत सरकार अब कैसे बेहतर प्रोत्साहित कर रही है, पहले नहीं कर रही थी? कुछ प्राइवेट ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं क्या जो बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ सर, इसमें जो आजकल भारत सरकार खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है और सर टॉप जैसे प्रोग्राम है जो ओलंपिक के लिए भारत सरकार बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चला रही है, उसके साथ जो भारत सरकार का युवा और खेल मंत्रालय वो भी सर इसमें पूरा अपनी जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसको प्रोत्साहन दे रहा है सर। इसके साथ ही सर जो निजी क्षेत्र में सर कुछ नए जो कोचिंग सेंटर्स है वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। जैसे उस जो फुलेला गोपीचंद है उनकी एकेडमी है सर, वहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। ओके। अभी आप जब सर से बात कर रहे थे तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को इसलिए चुनना चाह रहे हैं क्योंकि आप डाइवर्स फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। तो क्यों डाइवर्सिटी चाहते हैं? क्यों नहीं आप एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करते? मतलब क्या डाइवर्स फील्ड में काम करने के क्या लाभ होंगे आपको, या स्पेसिफिक फील्ड में अगर काम करेंगे तो क्यों वहाँ बेहतर नहीं है? सर वैसे डाइवर्स फील्ड में जो काम करने के जो लाभ है सर, पहला तो ये कि हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने से जो किसी भी समस्या को उसके जो बहुआयामी तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं सर। दूसरा ये कि लगातार हम अगर डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं तो जो मोनोटोनस वर्क के कारण जो थोड़ी शिथिलता आ जाती है उससे दूर रहा जा सकता है सर। और इससे सर जो डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करने से सर हमें लगातार नया काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी जो चैलेंज है, किसी भी समस्या के लिए हम तैयार रहते हैं कि हम कोई सी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। ओके। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो आप हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के कौन से ऐसे 2 काम हैं जिसको बदलना चाहेंगे या मॉडिफाई करना चाहेंगे? एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप कुछ नहीं बदलना चाहते, सब चीज़ से संतुष्ट हैं, ऐसा भी हो सकता है। सर माननीय प्रधानमंत्री साहब उनके जो द्वारा नए जो कार्य किए जा रहे हैं और उसमें जो उसके क्रियान्वयन पे जोर देते हुए काम किए जा रहे हैं, तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जो चेंजिंग वर्ल्ड है और जो हमें भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए और जो हमारी युवा संसाधन है उसको समुचित रूप से उसको नई दिशा देने के लिए हमें जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना हो। अगर मुझे कुछ जो सुझाव करने होंगे, जो टेक्नोलॉजी है इसका जो प्रयोग है इसको बढ़ावा देने। आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? हाँ सर, अभी सर टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में उपयोग हो रहा है सर। कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ आप संतुष्ट न हो और वहाँ कुछ करना चाह रहे हो? सर अभी जो डिजिटल डिवाइड है सर उसको हम करने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें सभी लोग समुचित रूप से भागीदारी कर सकें। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। यस सर। और आपको अपना कैडर भी मिल जाता है राजस्थान। यस सर। वहाँ आप किसी जिले में कलेक्टर बनते हैं। यस सर। राजस्थान में जो महिलाओं से संबंधित सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत गड़बड़ है। यस। क्या करेंगे? कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आपके पास उनकी दशा, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए? सर इसमें जो महिलाओं की जो समस्या है वो सर वो उनके बचपन से लेके, जन्म से लेके जो मृत्यु तक सारी समस्याएं, महिलाओं से बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। तो सर हम नए तरीके से जो वर्तमान में योजना उनको प्रभावी क्रियान्वयन के साथ कर सकते हैं। जैसे सर ग्रामीण लेवल पे जागरूक कर सकते हैं और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको बढ़ावा दे सकते हैं सर। इसके साथ ही जो स्कूलों में न्यूट्रिशन, पोषण से संबंधित और जो स्वच्छता से संबंधित NGO के सहयोग से समस्या को दूर करवा सकते हैं। और सर जो बालिकाओं में शिक्षा के संबंध समस्या रहती है तो हम ऐसे रोल मॉडल्स होते हैं जो उन्हीं के बीच से निकले हुए थे, तो उनसे
हम इंटरेक्शन करवा सकते हैं कि हमारे बीच से आपके बीच से लोग निकल सकते हैं, तो आप भी बच्चियों को पढ़ाने के लिए योगदान दें और वो भी कुछ अच्छा कर ठीक सकते है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आप अपनी 2 कमियां बताइए। हैं। सर, जो मैं महसूस करता हूँ, एक तो सर मेरी एक कमी है जो सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ सर, ओके। और सर जो दूसरी कमी है जो अभी मैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जो है कलात्मक अभिव्यक्ति है, उसमें सर मैं अभी थोड़ा कमी महसूस करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। राजेश, यस ये बताइए कि हम बात करते हैं जब लुक ईस्ट, यस एक्ट ईस्ट और एक्ट फार ईस्ट, यस इन तीनों के बीच क्या फ़र्क है और क्या एम्स है? मैम, जो लुक ईस्ट है सर, वो 1992 के दौरान ये पॉलिसी लाई गई थी, तो इसमें साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज है, उनकी तरफ संबंध बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की थी। आशियान कंट्रीज के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज? आशियान आशियान कंट्रीज। यस चलिए आगे बताइए। मैम, जो और इसमें जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये 2014 में लाई गई थी, तो इसका जो एशिया में जो आसियान कंट्रीज़ के अलावा जो जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया, और उसमें जो क्रियान्वयन पे ज़्यादा जोर दिया है, जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो संबंध है उनको ज़मीनी स्तर पे वो क्रियान्वयन हो और उसमें जो स्पीडली तरीके से वो हो सके। और मैम, जो फार ईस्ट है, रशिया के जो दूसरे क्षेत्र है, तो उनकी तरफ हम संबंध बढ़ा रहे हैं। तो ये जो एक्ट फार ईस्ट है, इसमें कहीं ना कहीं आर्कटिक आता है क्या? मैम, आर्कटिक आ सकता है, रशिया के जो फार ईस्ट के जो क्षेत्र है मैम। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आर्कटिक काउंसिल में भारत किस स्टेटस पे है? मैम, आर्कटिक काउंसिल में भारत ऑब्जर्वर है। इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस से भारत को क्या फ़ायदे हैं और आर्कटिक काउंसिल का काम क्या है? मैम, जो आर्कटिक काउंसिल है, जो आर्कटिक क्षेत्र में जो देश है, उनमें जो वहाँ के संसाधन है और वहाँ के जो संसाधनों का प्रबंधन है, तो उसमें एक सामूहिक रूप से वहाँ के योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन के लिए सहयोग के लिए एक समूह है मैम। तो और इसमें जो भारत का ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो एक तरीके से जो वहाँ के क्षेत्र के लिए योजनाएं बना रही है, तो भारत उनके विचार विमर्श को देख सकता है और जो वहाँ के संसाधन है उसमें अपना सहयोग बढ़ा सकता है इधर। आपने इसमें जो पूरा पर्पस आर्कटिक काउंसिल का वो इकोनॉमी बताया, इसमें कहीं भी बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की आपने। क्या उस तरफ आर्कटिक काउंसिल काम नहीं कर रहा? मैम, उसके जो सभी आयाम हैं, उसमें जो आर्थिक क्षेत्र भी हुआ, जो उसके पर्यावरणीय जो क्षेत्र है, उसमें सारे जो सभी प्रकार ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स हैं जिससे वो लिक्विडिटी मैनेज करता है? मैम, आरबीआई के पास 2 तरह के उपकरण होते हैं। एक तो मैम जो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव में तो मैम CRR, SLR रेट्स हो गई, चलिए। हाँ, और मैम जो क्वालिटेटिव में होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये मैम क्वांटिटेटिव में आता। आपने छोड़ दिया उसको। और क्वालिटेटिव में क्या क्या है? क्वालिटेटिव में मैम एक तो वो आते हैं जो मॉरल परसुएशन होता है, जो नैतिक रूप से दबाव होता है। मुझे बिंदु में बता दीजिए, बस पूरा एक्सप्लेन मत करिए। माफ़ी चाहूँगा मैम। ये जो नई SDF और MSF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए, ये किस में आएंगे, क्वालिटेटिव के क्वांटिटेटिव? मैम, ये क्वांटिटेटिव में आएंगे। क्वांटिटेटिव, ठीक है। धन्यवाद राजेश। राजेश, यस, अपने नाम से मेल खाते हुए कुछ और सक्सेसफुल लोगों के नाम बताइए जिससे आप प्रभावित हैं। सर, एक तो राजनेता थे राजेश पायलट, और दूसरा जो हिंदी के बॉलीवुड के प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना जी। दोनों से कौन कौन से गुण आपको दोनों के प्रभावित करते हैं? सर, जो राजेश पायलट जी थे, उनका एक पहला जो गुण था, वो जो आम व्यक्ति थे उनके साथ सीधे जुड़ कर उनसे संवाद करते थे। और दूसरा, उनका एक कथन हमेशा मुझे प्रेरित करता है कि जो किसान है, जो किसान के बच्चे हैं, उनको जो सत्ताएं हैं उनमें भागीदारी करके अपना जो है विकास करना, अपने क्षमताएं उनको बढ़ाना है। अच्छा, ये बताइए कि आपने IFS क्यों नहीं चुना है? आप सिर्फ IAS ही बनना चाहते हैं, वो भी अच्छा जॉब है IFS तो। सर, जैसा कि मैं अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मैंने कार्य किया, तो मेरे लिए जॉब अलग अलग जॉब में जाने की बजाय केवल अब प्रशासन में काम मुझे मौके लगता है कि इसमें सारे मौके हैं मुझे काम करने के लिए।
और दूसरा है कि मैं अपने देश में, जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो मैं विदेश में जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा सीखने की बजाय अपने क्षेत्र में, अपने देश में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। चलिए, आप बार बार कह रहे हैं कि आपको काम करने का मौका मिले इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपने बातचीत के क्रम में कहा था कि इसमें ज़्यादा विकास भी करने को मिले। विकास क्या होता है? सर, विकास एक बहुआयामी धारणा है। सबसे पहले जो सर किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको सर्वांगीण विकास के लिए जो क्षमता है उसको देनी हो और जो संसाधन उसको उपलब्ध कराने। व्यक्तित्व तो आपका इंट्रोवर्ट है, आपने कहा है, और विकास के लिए तो शायद एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। सर, मेरा जो व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट रहा है सर, लेकिन अब मैं लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो RS बनने के बाद मुझे पहले लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैंने RS में कार्य किया और लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला, तो सर मुझे लगता है कि मुझे धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार भी हुआ है। ठीक है, चलिए, आप वैसे तो जॉब नहीं करना चाहते हैं विदेश में, लेकिन एक प्रशासक से अपेक्षा है कि वो अपने सराउंडिंग में इंटरनेशनली भी अवेयर रहे। यस। तो अभी जो जैसे युद्ध जो हुआ है यस। रसिया और यूक्रेन के बीच में, मूल कारण यही है कि नेटो एक्सपेंशन कर रहा है और वो नहीं चाहता था रूस जो है। तो रूस क्यों रुका हुआ है? एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाया गया था, CSTO, नाम सुना होगा आपने, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ऐसे कुछ देश हैं, है ना, बेलारूस भी उसमें है। तो CSTO का भी एक्सपेंशन करे, है ना। रूस क्यों रुका हुआ है? अगर नेटो एक्सपेंशन कर रहा है तो CSTO का क्यों नहीं एक्सपेंशन हुआ? क्या कारण है? सर, इसमें जो इसके मूल कारण है वो जो शीत युद्ध और उसमें सोवियत संघ के विघटन में देखे जा सकते हैं। पहले जो सोवियत संघ था सर, ये जो 14 कंट्रीज थे, उसके बाद ही ये बना है संगठन। यस। तो सर उसमें विघटन हुआ था, वो इन्हीं कारणों से हुआ था। जो देश थे वो आज़ादी चाहते थे और वो अपने जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पूंजीवादी विचारधारा है, उनका प्रभाव पड़ा, तो वो नहीं चाहते थे कि जो वर्तमान सोवियत संघ का जो रसिया है उसमें नहीं आना चाहते, तो वो रसिया में आना नहीं चाहते सर। और जो यूक्रेन और रूस युद्ध है वो इसीलिए हुआ कि वो यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था, जबकि रसिया चाहता कि वो न्यूट्रल रहे। अच्छा, क्या कारण है कि मतलब रूस जो है, ऐसा कई बार लगता है कि एकदम जान दे देगा, लेकिन बेलारूस और यूक्रेन पे अपना दबदबा नहीं छोड़ सकता? यस सर। ऐसा क्यों है? कोई ज्योग्राफिकल रीजन है या कुछ और है? सर, पहला रीजन तो जो उसकी सिक्योरिटी के जो, एक तो वो पड़ोसी देश है सर, उसकी जो ज्योग्राफी की जो सीमा है उनसे लगी हुई है, और दूसरा सर वो उनकी सिक्योरिटी, अगर वो नाटो में चले जाते हैं तो वो रसिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सर, आपको नहीं लगता कि ऐसे मिलिट्री अलायंसेस बना करके अमेरिका लड़ाई लगवाता रहता है दूर बैठ के? यस सर। अमेरिका वैसे जहाँ भी अपना सेना भेजा है वहाँ पे उसको नुकसान भी हुआ है, चाहे आप साउथ कोरिया देखिए, नॉर्दर्न वियतनाम देखिए, इवन अफगानिस्तान देख लीजिए। यस। अभी भी उसने अपने नियर बाय रखे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्या ये बात सही है? सर, जो US है वो वर्ल्ड ऑर्डर में एक सुपर पावर की अपनी भूमिका देखता है, तो वो अपनी जो शक्ति है इसको बढ़ावा देने के लिए वो चाहता है कि उसका अच्छे से सभी जगह रहे, जो जैसे विवादित क्षेत्र है उसके जो एक तो राष्ट्रीय हेतु है सर, और दूसरा जो सुपर पावर की जो भूमिका है उसमें। और सर इसमें एक रीज़न ये भी है कि जो उसकी जो कंपनियां हैं वो हथियार को निर्यात के लिए, तो उनका भी कहीं न कहीं एक योगदान रहता है अप्रत्यक्ष रूप से, जो हथियार की निर्यात है उसको। ठीक है, तो सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री अलायंस बनाने की, उसको एक्सपेंशन करते रहने की क्या ज़रूरत है? जब सोवियत रूस जो है समाप्त हुआ तब ये था कि नेटो का विस्तार नहीं होगा। यस सर। लेकिन रुका नहीं, तभी ये CSTO की स्थापना हुई इधर भी, है ना। तो ये तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना के, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के, इकोनॉमिक अलायंसेस बना के भी हम सुपर पावर बन सकते हैं। यस। फिर ऐसा क्यों है? क्या इसमें अमेरिकन पॉलिसी में कुछ कमी आपको नहीं लगती है? सर, US है वो सभी आयामों में कार्य कर रहा है, तो चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, और सर इसमें जो मिलिट्री की बात है सर, तो इसमें पूरे विश्व में उसके जो बेसेस बने हुए हैं और वो देशों के साथ सहयोग भी कर रहा है। और दूसरा जो नाटो संगठन है उसके माध्यम से वो मिलिट्री के जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसके लिए भी। ठीक है, भारत के क्या तर्क हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए, और क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? सर सबसे पहले तो जो UNSC 1945 के दौर का जो संगठन है,
तो उसके उस समय से अब तक बहुत चेंज आ चुके हैं। और दूसरा सर, जो भारत सबसे बड़ा और रेस्पॉन्सिबल लोकतंत्र भी है सर, इसके अलावा सर जो यूएनएससी के जो मेंबर है वो कुछ सीमित क्षेत्रों के ही है। तो इंडिया चाहता है कि जो विश्व के सभी क्षेत्रों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो उसमें सर। और सर इंडिया चाहता है कि वीटो पावर जो मेंबर स्थायी मेंबर बनाए जाए उनको वीटो पावर भी दी जाए। तो जो यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर है, एक तो वो वीटो पावर देने का विरोध कर रहे हैं सर, और दूसरा सर कुछ सारे विरोध कर रहे हैं या कोई एक खास? सर इस वीटो पावर तो लगभग सभी देश चाहते हैं कि वीटो पावर नहीं दी जाए। और सर इसमें जो चीन जैसे सदस्य हैं वो नहीं चाहते कि भारत इसका सदस्य बने। हम लोग कितना भी कहें कि हम अच्छे हैं, पीस एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, लेकिन भारत जब बोलना शुरू करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये समझता है कि प्रीचर के जैसा है, ये भाषण ज़्यादा होता है, ह्यूमैनिज्म, लिबरलिज्म, बट इनबिल्ड तरीके से देखें तो हमारे कंट्री में ये सब है नहीं। ऐसे आरोप लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि आप प्रीचर हैं, आप बोलते ज़्यादा हैं, करते नहीं हैं। क्या कारण है? सर जो भारत की जो विदेश नीति है वो यूएन के जो चार्टर है उनके सिद्धांतों पे काम करती है, और वो जो यूएन के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए यूएन के माध्यम से ही चाहती है कि जो विश्व व्यवस्था है, जो कहीं भी अगर कार्रवाई करनी हो तो यूएन के माध्यम से ही हो। तो इस आधार पे ही वो चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यूएन है वो ही सभी के जो सामूहिक निर्णय उसके आधार पे कार्य करे। तो इसी आधार पे वो भारत अपना जो पक्ष है वो लेता है। तो दूसरे देश जबकि चाहते हैं कि दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो मिलिट्री पावर हो चाहे अदर तरीके हो, तो उससे समस्या को समाधान किया जाए। पिछले साल भारत ने चेयरमैनशिप कब की थी यूएन की? सर इसमें यूएनएससी में जो भारत अभी रहा था, अध्यक्ष रहा था सर। तो अध्यक्ष रहा था उस समय समुद्री सुरक्षा के लिए एक सुर से संकल्प पारित किए गए थे, रेजोल्यूशन। बता सकते हैं समुद्री मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें? सर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में भारत जो चाहता है कि जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो फ्री हो और किसी का हस्तक्षेप नहीं हो और सभी के लिए खुला रहे। तो इसी के लिए भारत ने कोशिश की थी और इसके लिए प्रस्ताव पारित करो। तो स्टिंग ऑफ पल्स जो चाइना की तरफ से हो रहा है उसको रोकने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड अप्रोच पे हम लोग चल रहे हैं। उसमें कौन कौन से पोर्ट हम फोकस किए हुए हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए? यस सर। चाइनीज़ काउंटर पार्ट को रोकने के लिए? सर इसमें हम जो बांग्लादेश में चितगोंग पोर्ट है सर, और म्यांमार में भी है, और सर इंडोनेशिया में सवांग पोर्ट है, और सर ओमान में पोर्ट है, और सर जो ईरान में चाबहार बंदरगाह उसके विकास के माध्यम से सर। अच्छा, इस नेकलेस में मंगोलिया भी है ऊपर। मंगोलिया हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है? हालांकि वहाँ पोर्ट पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, यस सर, वो भी आता है। सर इसमें जो एक कथन कहा जाता है कि जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है वो मित्र होता है। तो उसी जो मंगोलिया है वो चीन के उसके साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। माई एनिमीज एनिमी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये साइकोलॉजी है। yes, तो चीन को प्रति संतुलित करने के लिए हम मंगोलिया के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। अच्छी बात। अध्यक्ष महोदय आपसे बात करें। राजेश, अगर करौली के एसपी आप होते यस सर, तो कैसे मैनेज करते? सर इसमें जो कार्रवाई 3 स्तरों पे की जा सकती है। एक तो सर जो प्रिवेंटिव है, और दूसरा जो सर रेस्पॉन्स है, और तीसरा सर जो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ है सर, वो उस आधार पे कार्य की जा सकती थी। सर जो प्रिवेंशन के दौर में सर हम जो सबसे पहले उसमें एरिया में इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना एकत्रित करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ वातावरण तो नहीं है। और दूसरा सर हम जो जिला शांति समिति होती है उसकी बैठक लेके लगातार सभी समुदायों के सहयोग से और जो वहाँ के प्रशासन है उसके सहयोग से सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो। और उसी इनपुट के आधार पे सर हम जो रैली के लिए परमिशन है उसमें ऑर्गेनाइजर से बात करके और सारी जो शर्तें हैं उनको बताते हुए कि जो निश्चित संख्या है और उसमें रूट को भी निर्धारित किया जाएगा, और जो क्या उनकी गतिविधि की जा सकती है उसमें सर कौन से जो गाने हैं वो बजाए जा सकते हैं, तो वो हम पहले से ही जो आयोजक हैं उनसे बात करके निर्धारित कर लेते हैं। और सर उसमें हम
जो ड्रोन्स है और सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी चेक करवा लेते हैं कि वो फंक्शनल है और उनका उपयोग उस जो रैली पर उसके दौरान हम करते हैं। और सर इसके साथ ही हम जो उस इंटेलिजेंस के आधार पे जो पर्याप्त जाब्ता है उसको हम सुनिश्चित करते हैं ताकि ऐसी कोई जो असामाजिक तत्व है उनको मौका ना मिले। और दूसरा, अगर असामाजिक तत्वों के बारे में पहले से सूचना मिल जाती है तो हम उनको पहले से ही पाबंद करवा सकते हैं या प्रिवेंटिव डिटेंशन में दे सकते हैं कुछ अगर सूचना मिलती है। ठीक है राजेश, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो आप जा सकते हैं, धन्यवाद। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। मैं कमेंट सर? आइए आइए आइए, बैठिए कप्तान साहब। थैंक यू सर। तो यार यूपी का ऑर्डर मिल रहा है, इतना बढ़िया का ऑर्डर है, पर ठीक है आईएएस फिर आईएएस ही होता है। जी सर। वही मन में है ना, आईएएस मिल जाए। आपका यार सब कुछ ही अच्छा है, क्या बताऊँ मैं आपको। आप डायरी लेके आ गए, सब कुछ बढ़िया है, आपकी एंट्री बढ़िया है, टाई छोड़ के ड्रेस बहुत बढ़िया है। जी सर। टाई चेंज कर लेना। टाई सर मैरून कलर की है। हाँ तो उसको ये मैं समझ गया था, आपने आज वैसे पहन ली होगी। जी। वहाँ के लिए तो नहीं, नहीं ये सर। शादी के लिए ठीक है। जी सर। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी नहीं हुई सर। हाँ तो फिर उसके लिए रख लो इसको। उस दिन लाल रंग की टाई अच्छी लगती है, इंटरव्यू में थोड़ा सा फॉर्मल। जी सर। है ना, और बैठने का तरीका भी बढ़िया है, इंट्रो बढ़िया है। ऑल इंडिया सर्विस, क्योंकि आईपीएस का जिक्र आप कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आजकल इंडियन जुडिशियल सर्विस पे ना सरकार ने फिर से थोड़ा सा वो संकेत किया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1-2 बार संकेत पहले किया था, अभी सरकार ने फिर संकेत किया। और जो इस सरकार का तेवर है काम करने का, कुछ भरोसा नहीं कि कुछ आ जाए। अब राज्यसभा भी उनके लिए बहुत मुश्किल तो रही नहीं है, तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है। हो सकता है कि निकट भविष्य में ऐसा हो। हिंदी लिटरेचर भी ठीक आपका है, उसके बाद मतलब पुलिस को लेके जितने सवाल हुए वो भी ठीक लगे। फिर आपकी जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स हैं वो भी, इकोनॉमिक्स भी ठीक लगा, करंट अफेयर्स भी ठीक लगा। एसडीएम के तौर पे आपके अनुभव से जुड़े प्रश्न थे जो एडमिनिस्ट्रेशन के थे, वो भी ठीक पकड़ थी आपकी। तो दरअसल नॉलेज के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ऑल इंडिया सर्विस वाला देख लीजिए। एनालिसिस भी आपका ठीक है। yes. अगर आप मुझसे पूछें कि कहाँ थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, तो वो केवल एक्सप्रेशन में है। yes. एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्तित्व का हिस्सा हैं, जिनको बदलने का मतलब है नहीं। yes. वो एक बोलने का स्टाइल है, थोड़ा सा असर्टिवनेस मुझे लगता है थोड़ी और होती तो अच्छा रहता। जो चीज़ कंट्रोल की जा सकती है वो ये है कि कहीं कहीं आपके आंसर जो हैं थोड़े से ज़्यादा लंबे हुए। yes. कहीं कहीं आपने सेंटेंस पूरे नहीं किए। तो 2 चीज़ें केवल नोट कर लो, बहुत ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं देना एक तो, दूसरा सेंटेंस बीच में छोड़ना नहीं है। अगर बीच में मेंबर बोल पड़े तो अलग बात है, अगर मेंबर ने टोका नहीं है तो सेंटेंस पूरा करना है, बीच में कई बार सेंटेंस छूट जाते हैं। थोड़ा सा तीसरा, अगर हो सके तो टू द पॉइंट बोलने का अभ्यास कीजिए। जैसे जो मैंने आपसे पूछा था करौली वाले मामले में, आपने अच्छा जवाब दिया, थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा जवाब दिया कि प्रिवेंटिव होगा, फिर बीच में होगा, फिर बाद वाला होगा जो लॉन्ग टर्म होगा। थोड़ा पिन पॉइंटेड। सर मैं 3 स्तर पे काम करूंगा, प्रिवेंटिव, ऑन द स्पॉट एंड आफ्टर द इंसिडेंट। प्रिवेंटिव में मेरे 3 स्टेप्स होंगे, 1, 2, 3। ऑन द स्पॉट जब सिचुएशन होगी तब मेरे ये 2 स्टेप्स होंगे, 1, 2। जितना पिन पॉइंटेड होगा, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को उतना अच्छा लगता है इंटरव्यू। तो आप पॉइंट सारे बोल रहे हैं, बस नंबर 1, 2, 3 ये नहीं बोल रहे। उन्हीं बातों को नंबर 1, 2, 3 इस तरह से बोल दीजिए, तो बात थोड़ी सीधी समझ में आएगी। जैसे आंसर में फ्लो चार्ट बनाते ही बात समझ में आती है, ठीक ऐसी बातचीत में जैसे पॉइंट्स बोल देंगे 1, 2, 3 तो बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा कोई सुझाव नहीं है। और आईपीएस या आईएएस की यात्रा बहुत मुश्किल लग भी नहीं रही आपके मामले में। मेरा ख्याल है कि पिछली बार कितने मार्क्स थे इंटरव्यू में आपके? सर पिछली बार 165। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आज की परफॉर्मेंस आपकी 175, 180 की तो है। थोड़ा सा और काम कर लेंगे तो शायद 190 उसके आसपास, 200 कुछ भी हो सकता है। कोई आपके मन में प्रश्न हो, दुविधा हो तो पूछिए। सर एक तो यही है सर, जो आईपीएस से अभी, क्योंकि मैंने ईओएल पे हूँ सर अभी, तो इससे कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बाकी मैं तैयार तो करता हूँ। ईओएल एक तो ना जो लीव्स हैं वो ध्यान से देख लेना, कौन कौन सी लीव्स होती हैं आपके, सीएल, ईएल। आप तो खैर प्रशासन में पहले भी जानते ही होंगे। यस सर। तो ईओएल के प्रोविजंस क्या हैं वो सब देख लीजिए ध्यान से। यस। आईपीएस पे बहुत ज़्यादा नहीं, एक तो हिरार्की पूरी देख लीजिए आईपीएस की।
5 रोल मॉडल्स आईपीएस में, जिनमें 1-2 महिलाएं भी कम से कम हों, वो देख लीजिए। 2-3 आपके स्टेट के, 2-3 बाहर के देख लीजिए। और पुलिस रिफॉर्म्स पे देख लीजिए, पुलिस में क्या क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते ना कि पुलिस में अभी मैं गया नहीं, क्योंकि आप प्रशासन में हैं ही, तो पुलिस से तो आपका रोज़ ही वास्ता पड़ता होगा। तो पुलिस की प्रॉब्लम्स, पुलिस को प्रॉब्लम्स, पुलिस की वजह से प्रॉब्लम्स, वो सारे पक्ष देख लीजिए। आईपीसी के 5-6 मेन प्रावधान, सीआरपीसी के 5-6 मेन प्रावधान। पुलिस का कमिश्नरेट सिस्टम जब आता है तो उस समय आपके हाथ से कौन सी पावर निकल के एसीपी के पास चली जाती है, वो आपको पता ही होगा। सीआरपीसी पे कौन से प्रोविजंस हैं, बस मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा भी पूछेंगे, इतना काफ़ी होना चाहिए। इन सबको तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो तो मैं कल, ये मॉक इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे, फिर मैं 3-4 दिन बैठूंगा आप सबके साथ ही बारी बारी, जो भी डाउट्स होंगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी सर। और कोई दुविधा? और सर जो कि आप ऑलरेडी आईपीएस है, आईएएस में क्यों जाना चाह रहे हैं, तो इसमें ठीक जवाब दिया आपने, उसी को थोड़ा सा पिन पॉइंटेड कर लीजिए सिर्फ। अब बोलिए कि सर दरअसल आईपीएस हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा कार्डर है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा सपना हमेशा से आईएएस का रहा है और मैं एसडीएम के तौर पर काम करके उस सेवा के और नज़दीक हूँ जो आईएएस है। तो प्रेफरेंस आईएएस नंबर 1 पे है, लेकिन इस बार मैं अगर नहीं होगा तो मैं फिर आईपीएस ज्वाइन कर लूँगा, उसको एंजॉय करूँगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने शुरू कर दिया था आईपीएस फाइनल होने से पहले ही। तो मैं एक बार कम से कम पूरी ताकत से अटेम्प्ट लेना चाह रहा हूँ। इस बार नहीं होगा तो फिर मैं आईपीएस में ही जाऊँगा, फिर मैं उसी में अच्छा काम करूँगा। इतना बोल दीजिए, नहीं होगा तो फिर दे देना, कौन पूछता है अगली बार। कम से कम ये बोल देना ताकि लगे कि अब फाइनल है। ठीक है, और कौन सा प्रश्न आपको द्रवित कर रहा है? सर बैडमिंटन पे सर जो एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल या जो अभी करंट में चल रहे हैं सर, कि किसी प्लेयर के बारे में पर्टिकुलरली, क्योंकि जो प्रेजेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है, कोई अगर खिलाड़ी बैठा हो तो अलग बात है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। रूल्स में कोई चेंज हुआ तो देख लीजिए, अगर चेंज नहीं हुए तो रूल्स पता ही होंगे आपको। बाकी शटलकॉक में जो पक्षियों के पंख हैं उसको लेके डिबेट रहती है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली गेम नहीं है बैडमिंटन, इसका जवाब तैयार कर लीजिए। फिर रैकेट्स के टाइप्स और रैकेट में किस लेवल पे तारों को बांधते हैं, उसके नंबर्स होते हैं, कुछ आपको पता होगा शायद। वो एक दिन का काम है, ये मैंने 2-4 घंटे रिसर्च करेंगे, सब पता लग जाएगा। रूल्स तो पता ही होंगे ना? जी सर। कितना कितना एरिया होता है, सिंगल्स के क्या रूल हैं, डबल्स के क्या रूल्स हैं, बस और क्या। और नहीं तो अंतिम जवाब, सर मैं मतलब प्रोफेशनली नहीं खेलता हूँ, मैं तो शाम को फिट रहने के लिए खेलता हूँ सिर्फ, मतलब फिट रहने के लिए शाम को खेलता हूँ सिर्फ। तो बहुत ज़्यादा रूल्स में रुचि नहीं है, लेकिन हाँ मैं ठीक खेल लेता हूँ। एक आध मेंबर होता है जो चाहता है कि जितना मुझे पता है इसको पता होना चाहिए, वो आप कभी पता कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वही सवाल पूछेंगे जो आपको नहीं आता होगा। तो बहुत तनाव नहीं लेना है, बाकी 4 मेंबर समझ रहे होते हैं कि ये अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है जी सर। पर तुम आईपीएस हो यार, डरे हुए क्यों देखते हो? अब तो ज़िले को डरना चाहिए आपसे। ऐसा सर थोड़ा एक्सप्रेशन के मामले में थोड़ा भी कमजोरी है ये सर। नहीं ऐसे कमज़ोर भी नहीं है, ठीक है। ये तो सुझाव कुछ ज़रूरी लगे तो मैंने दे दिए, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है एकदम। सर वो इंट्रोवर्ट जो कमी थी वो सुधार की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ा एक्सप्रेशन जो चाहिए होता है वो। काहे के इंट्रोवर्ट होता है? बढ़िया, तुम लंबे लंबे स्पीच दे रहे हो, हम कह रहे हैं कम करो, तो इंट्रोवर्ट कहाँ हो? सर वो अब सेवा में आने के बाद सर मौका मिला था, प्लेटफॉर्म मिला तो फिर लगा इंटरेक्शन करना। तो फिर वो पब्लिक फील्ड में आए तो ना, पब्लिक इंटरेक्शन में कहाँ कोई इंट्रोवर्ट बचता है उसके बाद? जी सर, उसके बाद ही लगातार सुधार हुआ। पहले तो सर थोड़ा ये हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में आप इंट्रोवर्ट हो, जैसे किसी पार्टी में जाए कोने में जाके बैठ जाते होंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पर्सनल लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अब जब आप अपना काम कर रहे हैं, फील्ड में है, तो वहाँ इंट्रोवर्ट कैसे हो सकते हैं? हाँ सर, इसी सेवा में आने के बाद लगातार मौका मिला, मुझे भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद लगातार इंटरेक्शन, तो अभी उसी सुधार की प्रोसेस में हूँ सर अभी पूरा। तो इसमें तो राजेश बाबू आईएएस बनिए और फिर मिठाई खिलाइए। जी सर। ठीक है, शुभकामनाएं।